नमस्कार, मैं हूं सौरभ। सत्यमेव जयते, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये विश्वास है देश की कानून व्यवस्था पर, ये विश्वास है हमारी न्याय प्रणाली पर। और आज यही दो शब्द सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए सुशांत की मौत के 66 दिन बाद बहुत सुकून देने वाले रहे हैं। मैं खुद भी ये मानता हूं कि सुशांत के परिवार की सीबीआई जांच की डिमांड पूरी होनी चाहिए थी। इस केस में अगर कहीं कोई फाउल प्ले है, कोई शक है, अगर कहीं से मर्डर नहीं किसी और चीज की आशंका जाहिर की जा रही है, तो उसका सच सीबीआई इंक्वायरी से ही सामने आ सकता है। इसलिए सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। ये परिवार के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। ये बिहार सरकार के लिए उनके रुख की एक बड़ी जीत है, और परिवार के लिए सबसे बड़ी जीत इसीलिए है क्योंकि उन्होंने, बिहार पुलिस ने पहले एफआईआर कराई और उसके बाद जिस तरीके से बिहार पुलिस के अफसरों के साथ मुंबई में सलूक हुआ, उस सब से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सीबीआई जांच रोकने की कोशिश हो रही है। अब इस बीच में जो कुछ हुआ उसके बाद नजदीक से देखा है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपका हमने ट्वीट देखा, आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय की आप सराहना करते हैं और ये सही दिशा में कदम है। पहले ये बताइए कि सीबीआई जांच की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी इस पूरे केस में? आज इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। देखिए, मैं सीधी सी एक बात बताता हूं आपको कि एक नौजवान की तथाकथित आत्महत्या की कहानी निकलती है, और वो आत्महत्या है, हत्या है, मर्डर है, ये तो अब सीबीआई फैसला करेगी। तो 14 तारीख को ये घटना होती है और 20 तारीख के बाद कोई न्यूज़ नहीं, पूरी तरह से मामला शांत हो जाता है। एडीआर वहाँ मुंबई पुलिस रजिस्टर करती है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, और उसका जांच करती रहती है, इंक्वायरी करती रहती है। उसके पिता को संतोष नहीं होता है, उसके परिवार में अब कोई नहीं है, उसकी पत्नी भी नहीं, उसकी माँ भी नहीं, केवल पिता अकेले, बूढ़े, बीमार, लाचार, 70 से ऊपर साल की उम्र हो गई। अब उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी वही हैं, कानूनी प्रक्रिया से देखिए तो इसमें पूरे मामले में मनी ट्रेल है, इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट है, फंड है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड है। तो जो वो उनके पिता उत्तराधिकारी के होने के कारण वो सफरर हैं, वो रहते हैं पटना में, तो नेचुरल कॉज ऑफ पटना भी बनता है, पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी बनता है। तो हमने एफआईआर कर दिया, टीम भेज दिया, टीम को सहयोग नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं। हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस अफसर को भेजा, आईपीएस अफसर को रात में मिडनाइट में जाकर क्वारंटीन कर दिया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने दूसरे दिन पीसी भी कर दिया। बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं देंगे, उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन नहीं है तो मामला चला गया अब सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट को यह डिसीजन लेना था जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है, हमने गलत किया, सही किया। दूसरा, उनकी आपत्ति थी कि इस केस को बिहार सरकार ने जो केंद्र सरकार से अनुशंसा की सीबीआई को जाने की, ये गलत था, इस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसीजन होना था। तो कुल मिलाकर के मुंबई पुलिस ने जिस तरह से केस को हैंडल किया, तो शक की सुई इतनी गहरी हो गई कि सीबीआई को जाना ही चाहिए था। रिया जी ट्वीट करके बोलती हैं भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री से कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए। बिहार पुलिस जाता है तो वो बिहार पुलिस के सामने नहीं आती हैं, और फिर जब केस सीबीआई को चला जाता है तो कहती हैं कि नहीं, मुंबई पुलिस को ही इसकी जांच करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के देश की जनता के बीच में एक मैसेज बहुत गलत जा रहा था, शक की सुई बहुत गहरी हो गई थी। इसलिए केस का सीबीआई को जाना बहुत ही उचित था, और वो सीबीआई को चला गया, इस बात का हमको संतोष है। सर, एक बात ये बताइए, लेकिन आपका इतना अनुभव है दशकों का, मुंबई पुलिस को बड़ी प्रोफेशनल पुलिस माना जाता है वैसे तो। अब लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि मुंबई पुलिस एक बड़े सीमित दायरे में जांच कर रही थी। आपने भी कहा कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट उन्होंने केवल दाखिल करी, कोई प्रॉपर एफआईआर नहीं थी। अब 66 दिन तक वो केवल इंक्वेस्ट कर रहे हैं, यही देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये हादसा हो गया, कहां पलंग था, कहां फंदा था, कैसे फांसी लगाई, इसमें उन्होंने 66 दिन निकाल दिए। क्या बताता है? नहीं, इसीलिए तो ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही टिप्पणी कर दी, तो अब उसमें हमको क्या टिप्पणी करने की जरूरत है? हम लोग तो शुरू से कहते रहे, और पूरे मीडिया में भी ये सवाल उठते रहे हैं कि इतने दिन के बाद ये सस्पेक्टेड अगर इसको मौत का मामला मांगते, तब भी ये जांच की सीमा को और विस्तार दिया जा सकता था, उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन संभवतः ऐसा नहीं हुआ, और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ बर्ताव किया, यहाँ एफआईआर होने के
बात। हमारी टीम गई, सीधे बोल देते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, आपने गलत केस किया है, हमको आप नहीं इन्वेस्टिगेशन करने देते। हम टीम वापस बुला लेते, फिर कोई कानूनी रास्ता इसका निकालते, कानून से हम इजाजत लेकर के कोर्ट से फिर आपके यहाँ पहुँचे। हमने IPS अफसर को भेजा, उसको भी आपने क्वारंटीन कर दिया। क्या जरूरत थी? एक नोटिस दे देते 2 लाइन की, आप क्वारंटीन है, आपको बाहर नहीं निकलना है। वो अपना आपके आदेश का पालन करता है। लेकिन 12 बजे रात को कैदी की तरह किसी IPS अफसर की कलाई पर जा करके इस तरह से ठप्पा मारना कि आपको क्वारंटीन किया जाए, पूरे देश ने उसको देखा। तो इससे लगा कि मतलब ये मुंबई पुलिस का जो आचरण है ये इथिकल नहीं था और प्रोफेशनल भी नहीं था, और एक तरह से मैं तो कहता हूं कि ये लीगल भी नहीं था जिस तरह से विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया। तो उसके पहले तो मैंने कभी मुंबई पुलिस के बारे में कोई बोला ही नहीं कुछ खिलाफ। मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस मामला ही नहीं था, और महाराष्ट्र बनाम बिहार तो आज भी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोग सुशांत से इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो ये 2 स्टेट पुलिस की लड़ाई थी नहीं, और 2 राज्य की लड़ाई तो कभी भी नहीं है। तो सबको न्याय चाहिए, सब न्याय चाहते हैं। तो जो न्याय चाहते हैं सब खुश हैं कि मामला CBI को चला गया। अब किसी को क्यों बुरा लगता है कि मामला CBI को चला गया? क्यों किसी को डर लगता है कि CBI जांच करेगी? ये हमको समझ में नहीं आता। सर, मैं आपको किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी जैसा आपने भी कहा कि मुंबई पुलिस ने ये क्यों किया, ये अनएथिकल भी था, लीगल भी था, आपको लगता है? हम सब जानते हैं पुलिस सरकार के अधीन काम करती है, तो आपको लगता है कि कोई उनके पुलिस के ऊपर इस तरीके से काम करने का, इस कंडक्ट के लिए कोई प्रेशर था? सौरभ जी, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमने संविधान की शपथ हमने भी खाई है, हमने संविधान के प्रति शपथ खाई है, और संविधान और कानून के प्रति, देश की जो कानून है और देश का जो संविधान है बाबा भीमराव अंबेडकर का, उसके प्रति भी हमारी कोई जवाबदेही होती है। तो हम नहीं जानते हैं कि किस तरह का उन पर प्रेशर था, किस परिस्थितियों में इस तरह का ह्यूमिलिएटिंग, अमानवीय और बहुत ही खराब व्यवहार हमारे IPS अफसर के साथ किया जाए। लेकिन मैं गारंटी दे करके कहता हूं कि और कहीं भी ऐसा, पूरे देश में हमारे इतने 30 राज्य हैं, कहीं भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी IPS अफसर को कैदी की तरह क्वारंटीन किया गया हो। बिहार में आकर के देखिए, हर राज्य की पुलिस आती है, सब इंस्पेक्टर आता है, उसका भी सम्मान करते हैं, उसके रहने का इंतजाम करते हैं, उसके लिए गाड़ी का इंतजाम करते हैं, उसको जहां भी जाना होता है अनुसंधान में उसके लिए फोर्स देते हैं, उसकी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। मैं कहता हूं 30 राज्यों, पूरे देश की किसी राज्य की पुलिस हमको ये शिकायत कर दे कि बिहार में गए और हमको सहयोग नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, फोर्स नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली, तो हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस ऐसी प्रोफेशनल पुलिस, जिसको प्रोफेशनल पुलिस कहा जाता है, वो इस तरह का आचरण करे तो बहुत तरह के सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन उन पर बोलना मेरा उचित नहीं है। सौरभ सर, अब चूंकि अब केस CBI के पास है, तो अब शायद आप कुछ हमें जानकारी दे सकें, क्योंकि आपकी टीम वहां कई दिन रही मुंबई में, आपने कोई लोगों से बात भी करी, आपके पुलिस वालों ने, तो क्या मुंबई पुलिस, जिसको एक सिंपल सुसाइड का केस मान के चल रही थी, ये इससे हटकर कुछ हो सकता है, इसके कोई साक्ष्य या ऐसा कोई शक आपके लोगों को हुआ? सौरभ जी, हम बोल रहे हैं कि हमारी टीम को तो 4 दिन मुश्किल से इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिला। हमारी टीम गई, 2 दिन तक तो किससे भेंट ही नहीं हुई, कोई भी सहयोग नहीं। उसके बाद में 3-4 दिन अपने भुगते, इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य सबूत जुटाए, बहुत लोगों का स्टेटमेंट लिया। उसके बाद में विनय तिवारी को भेजा तो क्वारंटीन कर दिया गया। तो पूरी हमारी टीम 4 लोगों की जो थी वो डर से चुप गई, वो बाहर निकली नहीं। इन्वेस्टिगेशन उसी दिन बंद हो गया। तो प्रैक्टिकली तो 4-5 दिन ही, 4 दिन आप कहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो पाया। उसमें जितने हम लोगों ने साक्ष्य जुटाए सारा CBI को हमने सौंप दिया है, और उसके बारे में मुझे कोई खुलासा करना मेरे लिए उचित नहीं है, वो मीडिया में हम लोग शेयर नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी बात की। अब सर, रिया चक्रवर्ती का लेकिन जो कंडक्ट रहा बीच में, उस पर आपको क्या कहना है? वो पहले कह रही थी कि CBI जांच हो, फिर जब CBI जांच के आदेश हो गए तो फिर वो कोर्ट में उसको लेकर के चली गई। यही बात मैं कहता हूं कि देखिए, रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस से डर क्यों लगता है? बिहार पुलिस को कोई दुश्मनी, और मैं यकीनन आपको सौरभ जी बताऊं, मैंने रिया चक्रवर्ती जी का कभी जीवन में नाम नहीं सुना। मैं मूवी देखता ही नहीं हूं, तो बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम जानता भी नहीं, तो मैं इनको नाम से भी नहीं जानता था, देखने का तो कोई बात ही नहीं। मेरी क्या दुश्मनी होगी रिया चक्रवर्ती जी से, और बिहार पुलिस को क्या दुश्मनी होगी रिया चक्रवर्ती जी से? क्यों उनको केवल मुंबई पुलिस पर भरोसा है? क्यों उनको बिहार पुलिस पर भरोसा
भरोसा नहीं है? क्यों उनको सीबीआई पर भरोसा नहीं है? बात मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि वो खुद माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करते हैं ट्वीट करके कि सीबीआई को दे दिया जाए, और बिहार पुलिस जब केस टेकअप करके और जाती है इन्वेस्टिगेशन करने, अपील करती है, आइए थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए, वो हमारी बार बार का अपील के बाद बिहार पुलिस के सामने नहीं आती हैं और सत्य जो वीडियो बना करके 30 सेकंड का 1 मिनट का वो ट्वीट करती हैं, जो भी करती हैं, और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कहती हैं बिहार पुलिस को तो राइट ही नहीं है, ये मुंबई पुलिस को भी उसी को इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो सीबीआई से उनको डर लगता है, बिहार पुलिस से उनको डर लगता है, सिर्फ मुंबई पुलिस पर भरोसा है। ये सब चीजें जो हैं आम आदमी के मन में शक तो पैदा करती ही हैं। हमने कई बार कहा कि अगर आप बिल्कुल निर्दोष हैं, हम थोड़ी ना आपको कातिल मान करके चल रहे हैं। हम तो लॉ का एक सिद्धांत है कि जब तक साक्ष्य के आधार पर आपका अपराध प्रमाणित नहीं हो जाए तब तक कानून किसी को दोषी मानता ही नहीं। ये तो बेसिक रूल है। हम तो कहते हैं आप एकदम आराम से आइए, ललकारते हुए आइए और कहिए आइए सीबीआई वालों, आओ बिहार पुलिस वालों, मुंबई पुलिस, जिसको जो पूछना है वो पूछे। और मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उनके सामने वो सहज हैं, सीबीआई के नाम पर असहज हो जाती हैं और बिहार पुलिस के नाम पर असहज हो जाती हैं। तो ये बात थोड़ी पचती नहीं है, मेरी भी समझ के परे है, और इसलिए बहुत लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं, संदेह खड़े होते हैं, और देश में एक परसेप्शन बनने लगता है कहीं ना कोई गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में केस सीबीआई को जाना ही चाहिए था। सर, लेकिन परिवार ने तो रिया चक्रवर्ती का नाम लेके एफआईआर कराई थी बिहार में। अब मैं आपसे ये सवाल आप इस केस को आपने जितना देखा उस लिहाज से और कानूनी दृष्टि से पूछ रहा हूं, क्या अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती प्राइम सस्पेक्ट है? नहीं सौरभ जी, आप देखिए, प्राइम सस्पेक्ट नहीं है वो प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त है, उसका कहते हैं नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड हैं। वो एफआईआर की प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, उन पर सीधा आरोप है, वो सस्पेक्ट नहीं है। तो वो आरोप लगाए गए हैं तो वो अभियुक्त हैं, तो वो उनको उसमें अगर पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर उनको बुलाती है उनसे पूछताछ करने के लिए, तो वो जितना भागेंगी या जितना बहाना बनाएंगी तो ये बात उनके पक्ष में नहीं जाएगी। इसीलिए हमने कहा था कि आप अभियुक्त हैं केस की, फिर भी हम आपको इतना लिबर्टी देते हैं कि हम आपको अभी अभियुक्त दोषी मान नहीं रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकती हैं, लेकिन वो नहीं आई। सर, मैं शायद अपना सवाल दोहरा रहा हूं, लेकिन क्या आपको कभी इस मामले में ऐसा लगा या आज आपको लगता है कि यह मामला वाकई खुदकुशी के लिए उकसाने का या हत्या का हो सकता है? देखिए, जो मामला यहाँ पर केस हुआ है, हमने प्राथमिकी दर्ज की है, वो हत्या की नहीं दर्ज की है, वो तो खुदकुशी के लिए उकसाने का 306 का एफआईआर ही दर्ज किया है, कुछ में और उसमें सेक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन एफआईआर जिस सेक्शन में दर्ज हो, केस अनुसंधान के बाद उसी सेक्शन में ट्रू हो, ये नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं है। अनुसंधान के बाद जो उचित सेक्शन होगा, ये तो अभी खुला मामला है, ये कुछ भी हो सकता है, अबेटमेंट टू सुसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, केस तो पूरी तरह से खुला है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी संभावना बनती है। ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सत्य प्रकाशित होगा। तो अगर मतलब मर्डर भी हो सकता है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए और ये इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। सर, एक बात ये बताइए, अब जब सीबीआई जांच करेगी तो जो एफआईआर बिहार पुलिस ने दर्ज की थी उन्हीं धाराओं के अंदर जो है वो आगे जांच होगी क्या? नहीं, वो तो है इन्वेस्टिगेशन की, इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो सारी चीजों को तलाशते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो जैसे जैसे साक्ष्य और सबूत आते हैं उसके बाद तय होता है कि किन धाराओं के अंतर्गत ये कांड सत्य है। फिर उन धाराओं के अंदर ही आरोप पत्र समर्पित होता है, उसका ट्रायल होता है। तो वो टेक्निकल चीज है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर, अब ये सवाल ये भी है कि बार बार इसमें राजनीति को घसीटा गया, रिया चक्रवर्ती की तरफ से बार बार ये कहा गया कोर्ट में भी, और कल जो उन्होंने वकील के जरिए स्टेटमेंट जारी की कि ये सब कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है, बिहार में चुनाव है तो ये मुद्दा इतना बड़ा बन रहा है, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं।
सौरभ जी एक बात कहूंगा, उन्होंने वकील के माध्यम से जो स्टेटमेंट जारी किया वो नहीं जारी करना चाहिए था उनको। ये उनकी लीगल बैटल है, बिल्कुल कानूनी तरीके से प्रोफेशनल ढंग से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए था। वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए या प्रतिष्ठा कमाने के लिए पता नहीं किस विद्वान व्यक्ति ने उनको ये सलाह दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो घोर आपत्तिजनक हैं। इसलिए मैं ये उनका अपना विजडम पर छोड़ता हूं। इससे उनको क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उनका उसका हिसाब किताब वो खुद कर लेंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो राजनीति की बात होती है, ये बताइए हमको सौरभ जी, जिसने ये सुशांत वाली घटना हुई उसके बाद पटना में सबसे पहले सुशांत के घर उसके पिताजी से मिलने कौन गया था? बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। उसके बाद लोग गए। और मैं क्यों गया था? बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना मेरे माध्यम से भेजा था। तो मैं जब गया था और बिहार के बाहर से, मतलब मुंबई के बाहर से किस व्यक्ति ने या किस अधिकारी ने सबसे पहले मुंबई के सीपी को फोन किया था सुशांत के मामले की विशेष जानकारी के लिए विस्तार से? वो मैं था, गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी। ये दूसरे दिन की बात बता रहा हूं। दूसरे दिन मैंने सीपी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको एसएमएस भी किया कि भाई सुशांत के मामले में मुझे जानकारी चाहिए, ये बिहार का लड़का था, इतना अच्छा कर रहा था, कैसे? उसका उन्होंने कोई फोन पर मैसेज का भी कॉग्निजेंस नहीं लिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उसने तो किसी को नहीं न पता था सौरभ जी कि आगे चल करके केस में इतना ट्विस्ट आ जाएगा, आगे चल करके इसमें इतने स्टेक आ जाएंगे, या इस तरह से इतना अगली टर्न ये ले लेगा, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस ये मामला हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम था। तो उस दिन से हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। जब उनके पिताजी ने एफआईआर कर दिया और पुलिस यहां से इन्वेस्टिगेशन के लिए चली गई, तो उसके बाद इसका राजनीतिकरण होने लगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के केस हुआ है और पुलिस आई है। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, तो वो फैसला देने आने के बाद तो सारे हम पर लगाए गए, बिहार पुलिस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। क्योंकि दो ही आरोप थे, ये केस गलत हुआ है, बिहार का जुरिस्डिक्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सही हुआ है, बिहार कर सकता था केस। बिहार सरकार इसको सीबीआई को नहीं रिकमेंड कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कर सकती थी। बस बात खत्म हो गई। तो सारे सवालों का, आरोपों का जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से हो गया है। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, न है, लेकिन अब इसको लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मेरा एटलीस्ट कोई मतलब नहीं। इससे किसको क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, उससे मेरा बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कोई लेना देना नहीं है। मैं ये लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा था कि सुशांत बिहार का बेटा था, और जिस तरह से मुंबई पुलिस आचरण कर रही थी, मेरे मन में भी गहरे संदेह हो गए कि जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। इसलिए मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ा, और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। और अब सीबीआई जांच करेगी, उम्मीद करते हैं कि पूरा सच सामने आएगा। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अहम बात लेकिन ये जरूर कही कि इस केस की तफ्तीश में हर एंगल से जांच होनी चाहिए। ये खुदकुशी भी हो सकती है, खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप भी सिद्ध हो सकता है, और हत्या का मामला भी साबित हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील से जिन्होंने अदालत में लड़ाई लड़ी। एक ब्रेक के बाद।